चंदन नगर गांव में एक मोहिनी नाम की लड़की अपने पिताजी के साथ रहती थी। मोहिनी को नाचने का बहुत शौक था, इसलिए उसे जब भी समय मिलता वो नाचती। बेटी मोहिनी, तुम हर वक्त बंदरों की तरह कैसे उछलती रहती हो? मुझे ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हारी शादी भी तो करनी है, इसलिए सभी उल्टा सीधा काम करना बंद कर दो। पर पिताजी, मैंने किया ही क्या है? मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। आप ही ने तो मुझे बचपन में ये घुंघरू खरीद कर दिया था और आज आप ही मुझे नाचने से मना कर रहे हैं। बेटी, वे बचपन की बातें थी, पर तुम अब बड़ी हो चुकी हो। तुम्हें ऐसा नाचता देख गांव वाले तरह तरह की बातें करेंगे, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। मोहिनी के पिताजी ये कहकर अपने कमरे में चले जाते हैं। मोहिनी भी दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन सुबह मोहिनी के पिताजी नाश्ता कर कर अपने काम पर चले जाते हैं। इधर मोहिनी भी घर का सारा काम खत्म करके घर पर बैठी हुई थी। तभी अचानक मोहिनी को नाचने का मन होता है और वो खुशी खुशी खड़े होकर जोर जोर से गाना गाकर नाचने लगती है। तभी मोहिनी के घर के पास से मुखिया जी गुजरने लगते हैं। मुखिया जी मोहिनी को ऐसे घुंघरू बांधकर नाचते देख बहुत क्रोधित हो जाते हैं और घर के बाहर से मोहिनी को बुलाने लगते हैं। ओरियो कमबख्त मोहिनी, तू खुद तो पाप करेगी और हमें भी पाप का भागीदार बनाएगी। मुखिया चाचा, पर मैंने किया ही क्या है? आप क्यों मुझे इस तरह कोस रहे हैं? तू गांव में रहकर नाचने वाले कोठे भाई की तरह ठुमके लगाएगी? हम क्या तेरे बाप के नौकर हैं जो ये सब बैठ बैठ कर देखते रहेंगे? चाचा जी, आप मेरे नृत्य कला का अपमान कर रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ जिससे हमारे गांव का नाम बदनाम हो, इसलिए आप ज्यादा कुछ नहीं कहें तो बेहतर होगा। मोहिनी ये कहकर घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। मोहिनी का ऐसा व्यवहार देखकर मुखिया को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। मुखिया मोहिनी के घर से सीधा पंचायत में जाता है और वहां जाकर पंचों से बात करने लगता है। मोहिनी अपने घर पर जोर जोर से गाना गा रही थी और नाचने वाली की तरह नृत्य कर रही है। मैं वहां जाकर मोहिनी को समझा ही रहा था और वह कमबख्त लड़की मुझ पे ही भड़कने लगी। मोहिनी और उसके पिताजी दोनों मिलकर पूरे गांव को कोढ़ा बना के छोड़ेंगे। मैं गांव का सरपंच हूँ, मेरा मानना है मोहिनी और उसके पिताजी को गांव से निकालने में गांव की भलाई है, नहीं तो हम कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। उसके बाद शाम होने पर मुखिया जी और कई गांव वाले मिलकर मोहिनी के घर जाते हैं और वहां जाकर मोहिनी के पिताजी से मुखिया जी कहते हैं, क्यों रे बंसी, तू और तेरी बेटी क्या हमारे गांव को नष्ट करके मानेगी? तेरी बेटी ने मुजरे वाली की तरह नाचना शुरू कर दिया है। तुम लोगों की वजह से हम लोग भी कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, इसीलिए सभी पंचों ने मिलकर फैसला किया है, तुम बाप बेटी को कल सुबह ही गांव छोड़ के चले जाना होगा। अगर तुम दोनों ने पंचों की बात नहीं मानी तो अंजाम और भी बुरा हो सकता है। मुखिया जी, आप मुझे और मेरी बेटी को माफ कर दीजिए, मैं उसे समझा दूंगा, वे कभी भी ऐसा नहीं करेगी। और आप लोग हमें इस गांव से मत निकालिए, और इस टूटी फूटी झोपड़ी के अलावा हम लोगों का कुछ भी नहीं है। हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? तुम दोनों बाप बेटी जितना भी ड्रामा करो, हम तुम लोगों की बातों में आने वाले नहीं है, इसलिए कल सुबह ही तुम दोनों को गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। मुखिया और गांव वाले ये कहकर वहां से चले जाते हैं। मोहिनी के पिताजी मुखिया जी की बात सुनते ही जमीन पर गिर जाते हैं और जमीन पे गिरते ही शोक की वजह से उनकी मौत हो जाती है। मोहिनी पिताजी का ऐसा हाल देखकर अपने आप को कोसने लगती है और मोहिनी भी जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है। मोहिनी मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है। अपनी और अपने पिताजी की मौत का बदला वो गांव वालों से लेना चाहती है। इन दुष्ट पापी गांव वालों ने मेरे घुंघरू पहनकर नाचने की वजह से हमें इतना बेइज्जत किया। इन लोगों की वजह से ही हमें मरना पड़ा। अब मैं देखती हूँ हमें घुंघरू पहनकर नाचने से कौन रोक सकता है। चुड़ैल ये कहकर गांव के चौराहे पर जाकर घुंघरू पहनकर नाचने लगती है। घुंघरू की आवाज जैसे ही मुखिया जी के कानों में पड़ती है, वह नींद से उठ जाते हैं और नींद में ही मोहिनी चुड़ैल के पास आकर खड़े हो जाते हैं। चुड़ैल मुखिया को देखकर बहुत खुश हो जाती है
क्यों रे करम जले नाच पिटे मुखिया, मेरे घुंघरू पहन के नाचने से तुझे सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी। अब देख मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ। कौन हो तुम? लगता है तू अब तक नींद में है, जरा अच्छे से देख, तुझे पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ। अरे बाप रे, बाबा रे, ये तो बड़ी भयानक चुड़ैल है। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। कौन हो तुम? मैं मोहिनी हूँ, जिसे तुम लोगों की वजह से मरना पड़ा। तुम लोगों ने मेरे पिताजी को भी मार डाला, अब मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। चुड़ैल ये कहकर मुखिया जी को धक्का मारकर जमीन पर फेंक देती है। अरे बाप रे, दादा रे, हमारे गांव में ये चुड़ैल कहाँ से टपक पड़ी? अरे चुड़ैल बहन जी, मुझे बख्श दीजिए, मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं। तेरे छोटे छोटे बच्चे, उन्हें भी मैं तेरे पास ही भेजने वाली हूँ। चुड़ैल ये कहकर मुखिया जी के शरीर के ऊपर खड़ी हो जाती है और उछल उछल कर नाचने लगती है। इसी तरह चुड़ैल मुखिया जी को कुचल कुचल कर मार देती है। दूसरे दिन सुबह चौराहे पर गांव वाले मुखिया जी की लाश देखकर बहुत डर जाते हैं। वो कुछ भी करने की हालत में नहीं रहते हैं। इसी तरह चुड़ैल हर रोज गांव के चौराहे पर आकर अपने घुंघरू की आवाज से एक एक गांव वालों को आकर्षित करती है और उनको भी मुखिया की तरह पैरों से कुचल कुचल कर मार देती है। एक दिन गांव का एक लड़का चंदन गांव वालों से कहता है, हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं दे सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो हमारा हाल भी इन सभी की तरह हो सकता है। चंदन गांव वालों को साथ लेकर तांत्रिक भैरव बाबा के पास जाता है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो सारी मस्ती मेरी हो, 80-90 पूरे 100, सभी भूत चुड़ैल का मैं बाप हूँ। तांत्रिक बाबा, मैंने आपकी पूरी कविता और सारे पहाड़े सुन लिए हैं, अब आप मेरी बात सुनिए। हम बहुत मुश्किल में हैं, आप ही को हमारी मदद करनी होगी। हाँ, सब कुछ तो ठीक है, पर मुझे दक्षिणा और प्रसाद थोड़ा ज्यादा चाहिए। आजकल तुम सभी भक्त बहुत ही कंजूस हो चुके हो, इसलिए हम सभी बाबाओं को भूख हड़ताल करना पड़ता है। बाबा, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, पर आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। हमारे यहाँ गांव में हर रात एक गांव वाले की मृत्यु हो रही है, और जो भी इन लोगों को मार रहा है, हमें लगता है वो कोई इंसान नहीं है, शैतान है। इसलिए हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। मैं तुम लोगों की सारी बात बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। ये जो कोई भी है, इसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए गांव के चौराहे पे रात को पहरा देना होगा। जब तक मैं उसे देख नहीं लेता, मैं इस समस्या का कोई भी हल नहीं निकाल पाऊंगा। तांत्रिक बाबा ये कहकर चंदन और सभी गांव वालों के साथ गांव में जाते हैं और वहां जाकर रात होने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। हमें रात होने का इंतजार करना होगा। एक बार वो चुड़ैल यहाँ पर आ जाए, उसके बाद ही मैं अपने आगे का काम शुरू कर पाऊंगा। आधी रात होते ही बाबा और गांव वाले गांव के चौराहे पर जाकर चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद चुड़ैल गांव के चौराहे पर आती है और घुंघरू पहनकर नाचने लगती है। घुंघरू की आवाज सुनते ही सभी गांव वाले आकर्षित हो जाते हैं। वह सभी चुड़ैल के पास चले जाते हैं। एक साथ सभी को आता देख चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, एक साथ सभी गांव वालों को मेरी घुंघरू की आवाज पसंद आ गई। इन गांव वालों ने मुझे मुजरे वाली कहा था, अब मैं इन सबको इनकी असली जगह पर पहुंचाऊंगी। चुड़ैल ये कहकर जैसे ही एक इंसान को मारने जाती है, तभी वहाँ पर तांत्रिक बाबा आ जाते हैं। दुष्ट पापी चुड़ैल, तुझे बहुत नाचने का शौक है, अब देख मैं तुझे कैसे नचाता हूँ। पाखंडी तांत्रिक, भाग जा यहाँ से, वरना इन गांव वालों के साथ साथ मैं तुझे भी मार डालूंगी। इन गांव वालों की वजह से ही मुझे और मेरे पिताजी को मरना पड़ा। मुझे सब मालूम है, तुम्हारा गुनहगार इस गांव का सरपंच था, जिसे तुमने पहले ही मार डाला है। इस गांव के बाकी लोग निर्दोष हैं, तुम उन्हें नहीं मार सकती। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उन सबको मार डालूंगी। इस गांव के हर एक इंसान को मरना होगा, बच्चों को भी मार डालूंगी। तुम्हारी आत्मा को मुक्ति की जरूरत है, तुम एक अच्छी आत्मा हो, मुझे तुम्हारी आत्मा को मुक्त करना होगा।
गाधे जैसी शक्ल वाले इंसान, तू मुझे मुक्ति दिलाएगा? रुक, अभी मैं तुझे इस दुनिया से मुक्त करती हूँ। क्लीम क्लीम सत्यमेव जयते स्वाहा, अक्कड़ बक्कड़ सकलम मम स्वाहा। तांत्रिक बाबा ये कहकर मंत्र पड़ी हुई चुड़ैल के ऊपर भभूत फेंक देते हैं। भभूत चुड़ैल के ऊपर गिरते ही चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाती है और जमीन पर गिरकर झटपटाने लगती है। उसके पैर से घुंघरू टूट जाती हैं। घुंघरू टूटते ही सभी गांव वालों को होश आ जाता है। तभी तांत्रिक बाबा टूटी हुई घुंघरू को जला देते हैं। घुंघरू जलाते ही चुड़ैल का शरीर भी चलने लगता है और चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। अब इस चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो चुकी है। अब तुम गांव वालों को इस चुड़ैल से डरने की जरूरत नहीं है। आगे को चुड़ैल से किसी को भी खतरा नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। एक शहर में दो बिल्लियां रहती थीं, लूसी और पूसी। उन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। वह सभी काम मिलकर करती थी। वैसे तो लूसी और पूसी को खाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ मिल जाता था, पर इस बार उन्हें 2 दिन से खाने के लिए कुछ न मिला। ना ही कोई चूहा मिला, ना ही कोई रोटी का टुकड़ा। इसलिए उन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। बहन, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों भूख से मर जाएंगे। हाँ, सही कह रही हो, और कर भी क्या सकते हैं। 2 दिन से खाने के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा है। लगता है हम दोनों को अलग अलग ही खाने की तलाश करनी होगी। तुम उस वाले रास्ते से जाओ, मैं इस वाले रास्ते से जाती हूँ। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। यह कहकर लूसी और पूसी अलग अलग रास्ते पे निकल पड़ी। काफी देर तक ढूंढने के बाद लूसी की नजर एक रोटी पर पड़ी। उसने सोचा, वाह, आखिर रोटी मिल ही गई। आज तो पूसी भी यहाँ नहीं है, मैं इस रोटी को अकेले खा सकती हूँ। जैसे ही वह रोटी की तरफ आगे बढ़ी, अचानक उसने देखा एक दूसरी बिल्ली रोटी पर झपट गई। अरे ये क्या, ये तो पूसी थी। अब लूसी भी रोटी के पास पहुँच गई। वह दोनों आपस में झगड़ने लगी। उन दोनों को बहुत भूख लगी थी। वो दोनों रोटी को अकेले खाना चाहती थी। ये रोटी मेरी है, इसे सबसे पहले मैंने देखा था। तुम अपने लिए कुछ और ढूंढ लो। नहीं, इस रोटी को सबसे पहले मैंने पकड़ा था, इसलिए ये रोटी मेरी हुई। इसे तो मैं ही खाऊंगी। दोनों बिल्लियों को आपस में लड़ते हुए एक बंदर बिल्डिंग की छत से देख रहा था। बंदर भी 2 दिनों से भूखा था। उसने सोचा, काश इस रोटी को मैं खा पाता। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह नीचे उतरकर बिल्लियों के पास आया और बोला, अरे क्या हुआ बहनों, क्यों लड़ रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? बिल्लियों ने बंदर को देखा तो लड़ना बंद कर दिया। अरे बंदर भाई, ये पूसी मेरी रोटी छोड़ ही नहीं रही है। जब इस पर सबसे पहले नजर मेरी पड़ी तो मेरी ही हुई ना। तुम ही बताओ। नहीं, लूसी झूठ बोल रही है। ये रोटी सबसे पहले मैंने पकड़ी थी और यह मुझे ही मिलनी चाहिए। अरे अरे, तुम दोनों फिर से मत लड़ो। मैं इस रोटी को 2 हिस्सों में बांट देता हूँ ताकि तुम दोनों बराबर बराबर खा सको। बिल्लियों को बंदर की ये बात बहुत पसंद आई। वह इस बंटवारे के लिए राजी हो गई। लेकिन बंदर बहुत चतुर था। उसने जानबूझकर एक हिस्सा बड़ा और दूसरा हिस्सा छोटा कर दिया। इस रोटी का बड़ा वाला हिस्सा तो मैं ही खाऊंगी, इसे मुझे दे दो। बंदर भाई, तुम बड़ा टुकड़ा कैसे खा सकती हो? रोटी तो दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। ओहो, तुम फिर से लड़ने लग गई। मैं अभी दोनों हिस्सों को बराबर बांट देता हूँ। ये कहकर बंदर ने बड़े वाले टुकड़े में से एक टुकड़ा खा लिया। बंदर ने चतुराई से इतना बड़ा टुकड़ा खाया कि अब दूसरा वाला टुकड़ा पहले वाले से छोटा हो गया। अरे ये क्या, ये तो छोटा हो गया। इस बार तो मैं दोनों टुकड़े बराबर कर ही दूंगा। अब बंदर ने दूसरे वाले टुकड़े में से एक टुकड़ा खा लिया। इसी प्रकार बंदर दोनों रोटी के टुकड़े को खाता गया जब तक पूरी रोटी खत्म न हो गई। जब रोटी खत्म हो गई तो दोनों बिल्लियों के समझ में आ गया
कि बंदर ने उन्हें बेवकूफ बनाया। तुमने हम दोनों के झगड़े का फायदा उठाया और पूरी रोटी खुद खा गए। तुम्हारी तो खेल नहीं। हाँ, तुम्हें तो हम जरूर सबक सिखाएंगे। जब तक बिल्लियां बंदर पर झपटती, बंदर वहां से छूमंतर हो गया। अब दोनों को समझ आ चुका था कि झगड़ा करने से नुकसान ही होता है। हमें हमेशा मिलजुल कर ही रहना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।